चलिए आज का वीडियो हम फिर से लेकर के आए हैं यूजीसी नेट की तैयारी के लिए और यूजीसी नेट के लिए कैसे हमें तैयार होना चाहिए। तो इससे पहले हम 2 वीडियो डाल चुके हैं। एक वीडियो जो था मेरा वो आप देख चुके थे कि सिलेबस से संबंधित था, फर्स्ट पेपर का क्या सिलेबस होता है। और जो दूसरा वीडियो था उसमें हम जो कट ऑफ मार्क्स थे 23 के, दिसंबर 23 और जून 24 के, उस पे हमने बात किया है। अब दिसंबर 24 का भी रिजल्ट आने वाला है, लेकिन जो सिलेबस हमने देखा था फर्स्ट पेपर का, खास तौर से आज हम फर्स्ट पेपर पे बात करेंगे। अभी हम फर्स्ट पेपर के कुछ टॉपिक्स को अक्सर 1 से 2 दिन पे लाया करेंगे, तो हम लोग यूनिट वाइज उस पे चलेंगे। तो फर्स्ट पेपर में जो 10 यूनिट है उसमें से हम लोग आज दूसरे यूनिट पे बात करेंगे। फिर इस यूनिट को ख़त्म करने के बाद हम लोग धीरे धीरे अलग अलग यूनिट को लेंगे, लेकिन 10 यूनिट पे थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। इसमें से कुछ यूनिट है जो आप खुद भी तैयार कर सकते हैं और कुछ यूनिट में हमारी जो भी मदद हो सकती है हम इसमें आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। उम्मीद है कि हर 1-2 दिन पे हम वीडियो लाएंगे और आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग जो सेकंड यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, तो इस पे हम लोग बात करेंगे कि इसमें हमें पढ़ना क्या-क्या है। तो सबसे पहले रिसर्च क्या मीनिंग पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है और फिर पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च पढ़ना है। मेथड ऑफ रिसर्च, जो रिसर्च के मेथड है, कितने तरीके से हम रिसर्च कर सकते हैं, तो उसे हमें पढ़ना है। इसमें खास तौर से वो जो मेथड्स है, एक्सपेरिमेंटल मेथड, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स को हमें पढ़ना है। ये कुछ मेथड है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, इससे फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन आते हैं। स्टेप्स ऑफ रिसर्च पढ़ना है, इससे भी क्वेश्चन आता है। फिर थेसिस एंड आर्टिकल राइटिंग पढ़ना है। फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। आप जानते हैं कि आजकल कंप्यूटर का दौर है, आईसीटी के बिना कोई भी काम दुनिया में नहीं हो पा रहा है। तो क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है आईसीटी का रिसर्च फील्ड में, उसे भी हमें पढ़ना है। रिसर्च एथिक्स के बारे में भी पढ़ना है। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें पढ़नी है, सिलेबस तो हम इंग्लिश में आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा हम लोग हिंदी मीडियम बच्चों के लिए लेके आ रहे हैं और वो हिंदी में हम ज़्यादा अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक के कुछ बातों पे अब आगे बढ़ते हैं। खास तौर से पहला डिफिनेशन को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए डिफिनेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो कोई एक रिसर्च का डिफिनेशन आपके सामने दिया हुआ है, उसे आप पढ़ें और समझने की कोशिश करें। तो इसमें देखिए धीरे धीरे इसको हम लोग पढ़ते हैं और ख़ास तौर से हम लोग हिंदी में बात करेंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम बच्चों के लिए बहुत कम जगहों पे चीज़ें मिलती है। तो इसलिए हम सोचे हैं कि इस पूरे जो जितने भी यूनिट फर्स्ट के नोट्स होंगे वो हम हिंदी में आपके सामने लाएंगे। तो आइए एक बार डिफिनेशन पढ़ते हैं। जो अपने से बनाया हुआ डिफिनेशन लगभग है, तो इसे हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। रिसर्च मीन्स ऑब्जर्विंग और डिस्कवरिंग अ फैक्ट repeatedly on the basis of related data. The steps of research include identification of the problem, formulation of hypothesis, collection of facts, and data and analysis of the collected facts. इसे देखिए हिंदी में, इससे आप क्या समझ में आया आपको। सबसे पहले हम देखते हैं कि शोध जो है, ये जो शोध है वो क्या है। शोध का अर्थ किसी किसी तथ्य को संबंधित डेटा के आधार पर बार बार देखना। अब खासतौर से इसमें एक चीज देखे होंगे, इसका नाम ही है री और उसके बाद है सर्च। अगर सिर्फ वर्ड मीनिंग पे बात आ जाए तो आप समझ सकते हैं री मतलब दोबारा, सर्च मतलब खोज, दोबारा खोजना। री सर्च मतलब दोबारा खोजना। तो हम लोग उस वर्ड मीनिंग पे नहीं जाते हैं। दोबारा खोजने का क्या मतलब हुआ रिसर्च? रिसर्च का मतलब हुआ कि कोई फैक्ट हमारे पास पहले से मौजूद है, कोई ज्ञान हमारे पास पहले से मौजूद है। उस मौजूदा ज्ञान के आधार पे हमें कोई नई चीज को खोजना, इसी को हम लोग रिसर्च कहते हैं।
तो चूंकि ये मीनिंग है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है नेट में, कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए हल्का फुल्का हमें जानना चाहिए। मतलब जो मौजूदा ज्ञान है या मौजूदा तथ्य है हमारे पास, उसको लेते हुए हम लोग कोई नई चीज़ को खोजेंगे तो उसी को हम लोग रिसर्च कहते हैं। और किसी भी रिसर्च के लिए शोध का अर्थ किसी तथ्य को संबंधित डेटा के आधार पर बार बार देखना या खोजना। अब देखिए इसमें एक और डिफिनेशन है, फिर हम लोग इसके चरण पे बात करेंगे। देखिए, रिसर्च इज डिफाइंड एज ए क्रिएशन, है ना। क्रिएशन, क्रिएशन मतलब आप समझ सकते हैं, सृजन, है ना। अनुसंधान को नए ज्ञान के सृजन, मतलब नए ज्ञान के जो नया ज्ञान के सृजन के लिए, नए ज्ञान के निर्माण के लिए मौजूदा ज्ञान का नए और रचनात्मक तरीके से उपयोग। मतलब यहाँ साफ कहा गया है कि जो मौजूदा ज्ञान है हमारे पास, उसका नए और रचनात्मक तरीके से उपयोग करके अगर हम नए ज्ञान का सर्जन कर लेते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिसर्च कहेंगे। तो यहाँ वही चीज है, रिसर्च इज डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज, नए नॉलेज का क्रिएशन, सृजन, एंड यूज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो हमारे पास मौजूद नॉलेज है उसका इस्तेमाल करके, इन ए न्यू एंड क्रिएटिव वे, मतलब नए तरीके से और क्रिएटिव तरीके से उसे हम लोग नया कॉन्सेप्ट तैयार कर लेते हैं, तो इसी को रिसर्च कहते हैं। तो ये चीज हो गया। लेकिन कुछ जो रिसर्चर हैं या कुछ जो कह सकते हैं एजुकेशनिस्ट हैं, तो उनके हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखते हैं जेम्स ड्रेवर का। देखिए जेम्स ड्रेवर का, तो जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा, सिस्टेमेटिक रिसर्च conducted for knowledge और verification in a field is called research। अब देखिए यहाँ क्या कहा जाता है, हिंदी में उसको थोड़ा सा देख लीजिए। जेम्स ट्रेवर, चूंकि ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, तो जेम्स ट्रेवर ने क्या कहा, किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज को शोध कहा जाता है। चूंकि ये डिफिनेशन है जेम्स ट्रेवर का, तो इसे जैसे है वैसे ही हम इसे याद कर सकते हैं। किसी क्षेत्र में ज्ञान, है ना, नॉलेज अथवा सत्यापन, सत्यापन आप समझ रहे होंगे, वेरिफिकेशन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज को शोध कहा जाता है। उसी तरह रिसर्च के फील्ड में एक नाम है जो बहुत फेम नाम है, आप जानते होंगे, जॉन डब्ल्यू बेस्ट। इस नाम को आप हमेशा याद रखिएगा। जॉन डब्ल्यू बेस्ट का नाम रिसर्च फील्ड में अभी बहुत ज्यादा है, इनकी बुक भी रिसर्च में चल रही है, तो इनके नाम को आप याद रखिएगा। इनका क्या कहना है, फिर इसको हम लोग हिंदी में देखेंगे। रिसर्च इज ए मोर फॉर्मल, रिसर्च मोर फॉर्मल होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, इन डेप्थ प्रोसेस इन विच साइंटिफिक मेथड, और इसका जो मेथड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। साइंटिफिक मेथड ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस का जो मेथड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। रिसर्च इन्वॉल्व सिस्टमेटिक फॉर्मेट, और इसका जो भी फॉर्मेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। एंड कंक्लूजन आर ऑब्टेन्ड एंड देयर फॉर्मल आर्टिकल्स आर प्रिपेयर्ड। तो अब इसे हिंदी में एक बार आप देख लें जॉन डब्ल्यू बेस्ट के डिफिनेशन को। देखिए साफ कहता है कि अनुसंधान अधिक औपचारिक, अनुसंधान मतलब रिसर्च अधिक औपचारिक होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, है ना। फॉर्मल मतलब थोड़ा आसान तरीके से होने वाला, व्यवस्थित होना चाहिए मतलब सुसज्जित होना चाहिए। व्यवस्थित का मतलब स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे आपने कर लिया, पहले आप डाटा ही ले लिया बाद में प्रॉब्लम ले लिया, ऐसा नहीं होता है। पहले आपको प्रॉब्लम ढूंढना होगा, फिर उससे संबंधित आपको ये क्या कहते हैं कि हाइपोथेसिस तैयार करना होगा। फिर मतलब हाइपोथेसिस मतलब समझ ही रहे होंगे, जो आगे हम लोग बात करेंगे कि हम लोग के जब कोई प्रॉब्लम आया तो उसके बारे में अपने से कोई अनुमान लगा लेना कि ऐसा हुआ होगा, तो उसको हम लोग हाइपोथेसिस कहते हैं। मतलब टेंटेटिव रिजल्ट, अपने मन का एक रिजल्ट हमने तैयार कर लिया और उसी रिजल्ट को जांचने के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं। मतलब डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, और फिर हम लोग ये चेक करते हैं कि जो हमने कहा था वो सही है कि नहीं, या उसकी कोई और वजह है। तो इसी असल रिसर्च यही चीज है। तो क्या होना चाहिए, जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार
अनुसंधान जो है, रिसर्च जो है, वो अधिक औपचारिक होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। व्यवस्थित मतलब सुसज्जित होना चाहिए, तथा गहन प्रक्रिया है। वैज्ञानिक विधि विश्लेषण को प्रयुक्त करना चाहिए, और वैज्ञानिक विधि विश्लेषण की विधि जो होनी चाहिए वो वैज्ञानिक होनी चाहिए। मतलब जो भी डाटा वगैरह हमने कलेक्ट किया, उसके बाद जो विश्लेषण हुआ, तो वो विधि वैज्ञानिक होना चाहिए। और अनुसंधान में व्यवस्थित स्वरूप को शामिल कर, व्यवस्थित स्वरूप इस पर बात कर ही लिए हैं, निष्कर्ष प्राप्त कर उनका औपचारिक आलेख तैयार किया जाता है। मतलब रिसर्च में उन्होंने कहा कि जो भी रिजल्ट आएगा फिर उसका औपचारिक आलेख तैयार होना चाहिए, उसे रिटन फॉर्म में हम लोग प्रिपेयर करना चाहिए, आर्टिकल के रूप में हम लोग उसे प्रिपेयर करें। अब हम लोग आते हैं असल टॉपिक पे। क्योंकि रिसर्च के डिफिनेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, इसलिए उसे आप अपने स्तर से भी देख लेंगे। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स, अनुसंधान की विशेषताएं। तो विशेषता से क्वेश्चन पूछता है कि अनुसंधान की क्या विशेषता होनी चाहिए। जब आप कोई रिसर्च करने जाएंगे तो उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप तो समझ ही गए होंगे, रिसर्च का मतलब ही होता है जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए क्या क्या कारण है उसका पता लगाना, उसे दूर कैसे किया जाएगा, तो इसी को हम लोग रिसर्च कहते हैं। या नए जानकारी को प्राप्त करना, या नई चीज़ों को खोजना, यही रिसर्च कहलाता है। तो रिसर्च में हमेशा पहले प्रॉब्लम आता है, तो उसके बाद हम लोग उस पर रिसर्च का काम करते हैं। तो कहा जाता है कि रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देख भी रहे हैं, इम्पेरिकल है ना, उसके बाद रिगोरस है ना, उसके बाद ये टीम वर्क होना चाहिए। इस सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। तो इम्पेरिकल होना चाहिए है ना, रिगोरस होना चाहिए, टीम वर्क। पहले हम लोग इस पे धीरे धीरे बात कर ही लेते हैं। तो इम्पेरिकल, इम्पेरिकल का मतलब होता है कि अनुभवजन, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, अनुभवजन। अनुभवजन का मतलब जो भी आदमी रिसर्च कर रहा है वो रियल में सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर रहा है कि नहीं, मतलब खुद वो अनुभव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसका अपना अनुभव होना चाहिए, वो खुद से जाके उस जगह पे जाके, या उस स्थिति को पहचान के, या उस स्थिति में रह करके डाटा कलेक्ट करे, तो उसका सेल्फ अनुभव होगा। इम्पेरिकल का यही मतलब है कि जो रिसर्च कर रहा है वो सेल्फ अनुभव करे, अपने खुद जाके उसका अच्छा अवलोकन होना चाहिए, उसका खुद का अवलोकन होना चाहिए। तो ये एम्पिरिकल होना चाहिए, तभी रिसर्च अच्छा माना जाएगा। अगर कोई दूसरे के कहने पे आप कर दिए तो वो बायस्ड हो सकता है, वो रिसर्च सही नहीं हो सकता है। उसका दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, रिगोरस। रिगोरस मतलब कठोर होना चाहिए। कठोर का मतलब ये है कि हम रिसर्च में जिन चीज़ों को खोजने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, हमें उन सवालात का, हमें उन प्रश्नों का उत्तर ज़रूर ढूँढना चाहिए, ना कि हमें इधर-उधर भटकना चाहिए। इस मामले में हमें कठोर होना चाहिए। कठोर, रिगोरस, कठोर का मतलब ये नहीं है कि ये एकदम सख्त होना चाहिए, तो ऐसे करना चाहिए, नियम कानून का एकदम पक्का पाबंद होना चाहिए, ये सब नहीं है। कहना ये है कि आप जिस तरह से भी हो, एकदम ईमानदारी से जिस चीज़ के लिए रिसर्च कर रहे हैं, उससे संबंधित प्रश्नों का पता लगाना एकदम ज़रूरी है ना? तो वो इस मामले में कठोर कहा जाता है कि जो प्रासंगिक है और जो उपयुक्त प्रश्न है, उसका पता लगाना एकदम ज़रूरी है। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिसर्च, कोई भी रिसर्च जो होता है वो टीम वर्क होता है। स्पेलिंग गलत है, तो टीम वर्क होना चाहिए। तो टीम वर्क क्यों होना चाहिए? क्योंकि टीम वर्क होगा तभी रिसर्च अच्छे से होगा। आप रिसर्च कर रहे हैं, आपको डाटा लेना है, तो डाटा लेना है तो बच्चों के बीच जाना होगा, टीचर के बीच जाना होगा, लोगों के बीच जाना होगा, है ना? तो रिसर्च में सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, या फिर आपके जो कुछ जानकार हैं, गाइड हैं, वो सब भी आपकी मदद करें। तो रिसर्च एक टीम वर्क होता है, जिससे क्या होता है, अंतर्दृष्टि और संसाधनों का साझा होता है, जिससे रिसर्च अच्छा होता है। अंतर्दृष्टि मतलब एक दूसरे की सोच आपको पता चलती है, और भी जो संसाधन है, जो आपके साथी हैं, जो और कोई रिसर्चर है, तो उनके संसाधन का आप उपयोग कर पाते हैं, जिससे रिसर्च और अच्छा और पारदर्शी हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि रिसर्च टीम वर्क है। तीसरी चीज़ है रिलायबिलिटी।
मतलब जिस चीज के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं, क्या रिसर्च उसी चीज को मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वही चीज को बता रहा है या नहीं बता रहा है, उसी को कहते हैं रिलायबिलिटी। मतलब अगर घड़ी आपने बनाया तो घड़ी टाइम दे रही है या नहीं दे रही। घड़ी का काम क्या है? घड़ी का काम है टाइम बताना। तो ये टाइम बता रहा है कि नहीं? अगर टाइम बता रहा है तो ये रिलायबिलिटी हुई इसमें। तो उसी तरह रिसर्च अगर इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट को चेक करने के लिए किया गया, तो ये हमें देखना है कि इस रिसर्च से इंटरेस्ट ही चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है इस पे बात नहीं करना है। अगर इंटरेस्ट ही चेक हो रहा है तो वो रिलायबिलिटी हुआ, लेकिन कितना सही हो रहा है तो वो वैलिडिटी हुआ। मतलब उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सटीकता है, तो वो वैलिडिटी हुआ। तो एक रिसर्च में ये दोनों चीज का होना बहुत जरूरी है। रिसर्च में हाइपोथेसिस का भी होना जरूरी है। बिना हाइपोथेसिस के रिसर्च आगे नहीं बढ़ सकता है। आप परिकल्पना, हाइपोथेसिस का मतलब परिकल्पना, बिना परिकल्पना के आपका रिसर्च आगे नहीं बढ़ सकता है। मान लिया कि आपने कहा कि देहात के बच्चों में साइंस पढ़ने का इंटरेस्ट कम होता है, तो ये आप अपना अंदाजा लगा लिया। आपने देखा, आपके साथ एक प्रॉब्लम आया कि भाई देहाती बच्चों में जो गांव के बच्चे हैं उनका साइंस अच्छा नहीं है, तो इस पे हम रिसर्च करें कि क्यों नहीं है। तो इसके लिए हमने अपना अंदाजा, रिसर्च तो चालू करेंगे, तो हमने पहले अंदाजा लगा लिया कि भाई वहाँ के बच्चे में इंटरेस्ट नहीं है साइंस के प्रति, वो पढ़ना ही नहीं चाहता है। तो ये आपका अंदाजा हुआ। लेकिन जब आप गांव में जाएंगे, वहाँ रिसर्च करेंगे, वहाँ डाटा लेंगे, तो आपको पता चलेगा नहीं बच्चों में इंटरेस्ट है, वहाँ टीचर नहीं है, है ना, वहाँ कुछ उस तरह का साधन नहीं है जिसकी वजह से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। तो ये हाइपोथेसिस हुआ। आपने जो कहा कि बच्चे में इंटरेस्ट नहीं है, ये हाइपोथेसिस हो गया, ये आपका टेंटेटिव आंसर हुआ। आपने अपने अंदाजे से कह दिया, लेकिन जब वहां रिसर्च किया तो आपका आंसर गलत पाया गया, कि आपका आंसर सही नहीं था, टेंटेटिव आंसर गलत था। तो रिसर्च में उसी चीज का पता लगाया जाता है कि जो हमने टेंटेटिव आंसर दिया वो सही था या गलत था। गलत था तो क्यों गलत था, फिर उस पर बात हम लोग रिसर्च में करते हैं। फिर कहा जाता है कि रिसर्च जो है सिस्टमेटिक होना चाहिए, मतलब व्यवस्थित होना चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च का, सिस्टमेटिक होना चाहिए यानी व्यवस्थित होना चाहिए। बिना व्यवस्था के, मतलब पहले आप प्रॉब्लम रिसर्च क्या, पहले आप डाटा सीधा जाके ले लेते हैं? नहीं, पहले आपको कोई प्रॉब्लम आता है, फिर उसके लिए आप कहते हैं कि इस प्रॉब्लम की वजह ये हो सकती है, तब फिर आप उस वजह को जांचने के लिए वहां जा करके डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस डाटा का विश्लेषण करते हैं, तब जाके आप रिजल्ट निकालते हैं। तो ऐसा थोड़ी कि पहले ये रिजल्ट निकाल देंगे। तो इस सिस्टमेटिक होगा, व्यवस्थित होगा। उसके बाद कहा जाता है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए रिसर्च। रिसर्च क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिव, ये सब चीज आप लिखते रहिएगा, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको एक जगह पे लिख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ। अब देखिए यहाँ हिंदी में क्या होना चाहिए, रिसर्च शोध वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ का मतलब है किसी खास चीज पे फोकस्ड होना चाहिए, न कि एक साथ हम बहुत सारी चीजों पे रिसर्च कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिसर्च वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। एक साथ हम लोग कई मुद्दों को लेके काम नहीं कर सकते हैं, उसको सब्जेक्टिव कहेंगे, कई मुद्दों को लेके काम कर लिया। और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, हम लोग किसी खास मुद्दे को लेके आगे बढ़ते हैं, किसी खास प्रॉब्लम को लेके आगे बढ़ते हैं। जैसे इससे पहले हमने कहा साइंस का इंटरेस्ट नहीं है, तो हम लोग इंटरेस्ट को चेक करेंगे, ना कि एटीट्यूड एप्टीट्यूड, है ना, ये सब हम लोग नहीं चेक करेंगे। साइंस में इंटरेस्ट चेक करेंगे, है ना। तो ये होना चाहिए। उसी तरह लॉजिकल होना चाहिए, मतलब तार्किक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो समझ में आए कह दिया, ऐसा नहीं है। रिसर्च तार्किक होना चाहिए। यहाँ पे एक और वर्ड है, रिडक्टिव। रिसर्च रिडक्टिव होना चाहिए। रिडक्टिव का मतलब हो गया कि आपको बहुत सारे जरिया मिलेंगे कि रिसर्च ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन जो सबसे बेहतर है आपको वो तरीका अपनाना है। रिडक्टिव मतलब कम से कम समय में और अच्छा से अच्छा आप करके दिखाएं, कम चीजों का इस्तेमाल करके बेहतर करके दिखाएं। ज्यादा फैलिएगा तो रिसर्च खराब हो जाएगा, इसलिए कहा जाता है रिडक्टिव। इसमें चीजों को समेटने की कोशिश कीजिए, कम करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद कहा जाता है
रिप्लिकेबल होना चाहिए, है ना, अनुकरणीय। तो अनुकरणीय होना चाहिए मतलब इसे दोहराया जाना भी चाहिए। अगर दोबारा कहीं पे इसका उपयोग करना चाहते हैं तो ये वहां भी वही रिजल्ट दे जो आप पहली जगह आपको दिया। ऐसा नहीं है कि कोई रिसर्च बिहार में किए तो वो कुछ और रिजल्ट दे रहा है और यूपी में कुछ और रिजल्ट दे रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिजल्ट हर जगह पे क्या होना चाहिए, एक ही जैसा, दोहराना चाहिए। जनरलाइज्ड आउटकम्स होना चाहिए मतलब पूरी दुनिया में एक जैसा, यूनिवर्सल रिजल्ट, है ना, सामान्यकृत होना चाहिए, एक जैसा रिजल्ट, यूनिवर्सल रिजल्ट होना चाहिए, पूरी दुनिया में एक जैसा रिजल्ट होना चाहिए। तो इतने जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं इससे क्वेश्चन बन सकता है, समझा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे हमने टीम वर्क, उसी को क्या कहा जाता है, कोलैबोरेटिव। तो ये भी आपको याद रखना होगा। कोलैबो, यहाँ स्पेलिंग गलत थी, कोलैबोरेटिव, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा। और उसके बाद आपको जनरलाइजेशन हो गया है, रिकोर्स हो गया है ना। क्रिएटिविटी आनी चाहिए रिसर्च में। एक और इसका ऑब्जेक्टिव है क्रिएटिविटी। तो आप क्रिएटिविटी भी देखिए, और जो ऑब्जेक्टिव्स है उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्रिएटिविटी भी होना चाहिए रिसर्च में, क्या होनी चाहिए, और हम लोग क्या क्या बात कर लेनी चाहिए, क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी आप जान ही रहे हैं, वो भी होना चाहिए। हाइपोथेसिस तो होना चाहिए, रिलेबिलिटी वैलिडिटी होनी चाहिए, रिसर्च जो है वेरीफाइंग भी होना चाहिए। ये सब चीज थोड़ी सी आपको जानना चाहिए। वेरीफाइंग का मतलब आप इसको कहीं भी वेरीफाई कर सकते हैं, दोबारा चेक कर सकते हैं, तो वेरीफाइंग भी होनी चाहिए। क्रिएटिव होना चाहिए, वेरीफाइंग होना चाहिए, है ना। एक्यूरेसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए रिसर्च में एकदम। इस चीज सबको, ये सब जो कुछ पॉइंट है इसको आप एकदम याद रखना चाहिए। एक्यूरेसी भी होना चाहिए। रिसर्च साइक्लिक भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइक्लिक भी होना चाहिए रिसर्च, यहाँ पे सी भी होगा, साइक्लिक भी होना चाहिए। ये लीजिए, साइक्लिक, ठीक है। साइक्लिक भी, साइक्लिक का मतलब प्रॉब्लम से रिसर्च शुरू हुआ है और रिसर्च अंत में एक प्रॉब्लम आपको दे के ही जाएगा, मतलब ताकि आप आगे फिर रिसर्च कर सकें। तो रिसर्च साइक्लिक भी होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, और भी इसके अलावा है, आप अपने से कुछ पता भी करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि रिसर्च के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसे आप अच्छे से याद रखेंगे। तो फिर अगली बार जब हम आएंगे तो इंशाल्लाह इसमें से जरूर कुछ प्रश्न इस पे हम तैयार करेंगे जो आप देखेंगे, तो आपको इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न के बारे में आइडिया मिल जाएगा कि कैसे प्रश्न नेट में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अगले टॉपिक्स को लेके आएंगे और कुछ प्रश्न को जरूर लेके आएंगे, या फिर एक दो वीडियो के बाद हम कुछ लंबा, हो सकता है कि जो क्वेश्चन सीरीज चला दे, तो कुछ हो सकता है कुछ लंबा ज्यादा क्वेश्चन दे करके आपसे आपका टेस्ट ले लें। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए ताकि आपको अच्छे नंबर आ सके।